हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 यानी बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों में हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास आप लोगों के लिए। और मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि आज हम जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी जो हमारे पास इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं हैं, जो इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग लोगों के विचार हैं, इकोनॉमिक्स का मूल स्वरूप है वो कैसा है, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल हमारे टीआरई एग्जाम्स में आ चुके हैं और आ सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करूंगा आज के इस लेक्चर में। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का पूर्ति पक्ष निर्भर करता है किस पर। देखो, अर्थशास्त्र के दो पक्ष होते हैं, एक मांग पक्ष और एक पूर्ति पक्ष, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। जनरली तौर पर जो ग्राहक है, जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर कहलाता है, वो हमारा डिमांड साइड होल्ड करता है। लेकिन जो सप्लाई करता है, सप्लायर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जनरली तौर पर वो हमारा पूर्ति पक्ष की बात करता है। और जहां पर दोनों पक्ष की बात होती है, डिमांड और सप्लाई, यानी वही डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से ऑपरेट होगी, किस तरह से काम करेगी, संचालन करेगी। तो पूर्ति पक्ष प्रोड्यूसर द्वारा निर्धारित होता है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म यानी कि माइक्रो अप्रोच में आता है, माइक्रो को दर्शाता है। देखो, माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल्स की बात करना, एक के बारे में बात करना, छोटे के बारे में बात करना। तो माइक्रो जो होता है, देखो यहां पर इन्फ्लेशन का जिक्र आएगा तो पूरे भारत के लिए होगा। जो टिस्को कंपनी, वो एक कंपनी है जनरली तौर पर, तो टिस्को कंपनी की स्टडी करना एक कंपनी की स्टडी करने के बराबर होगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना करना ये आपका मैक्रो में ही माना जाएगा, याद रखो, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय यानी एवरेज ऑफ ऑल का मतलब होता है इसका। और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, कोई भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हो तो ये मैक्रो में ही जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय में कंफ्यूज मत होना, ये मैक्रो का ही विषय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो जनरली तौर पर आपको याद रखना है किस आधार पर किया जाता है। यहां पर देखो, बहुत सारे आधार पर वर्गीकरण होता है, जैसे एक्टिविटी कैसी है उस आधार पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, क्वेनरी कई प्रकार से डिवाइड करते हैं कि काम क्या कर रहे हैं उसके अंदर। हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में भी डिवाइड करते हैं, संगठित असंगठित कहते हैं। और साथ में जब हम ये कहते हैं कि ऑनरशिप कैसी है, यानी कि मालिक कौन है, तो उसको हम सरकारी या फिर प्राइवेट में डिवाइड कर देते हैं। जिसके अंदर 50% के ऊपर गवर्नमेंट का होगा वो सरकारी होगा, और 50% से नीचे अगर गवर्नमेंट है तो वो प्राइवेट कैटेगरी में जाएगा। निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में कौन सा भरण कहलाता है। जो हमारी इकोनॉमी है वो एक सर्कल की तरह चलती है, गुब्बारे की तरह, याद रखिएगा, एक बलून की तरह होती है। अगर आप इसमें कुछ इंक्रीज कर देंगे तो ये गुब्बारे की तरह फूलती हुई चली जाएगी और सबको बढ़ावा मिलेगा। और अगर इसमें से लीकेज कर देंगे तो ये छोटा होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा इकोनॉमी का साइज हमारी, यानी व्यापार, कारोबार, रोजगार, ये सब कम होने लगेगा। अर्थ ये हुआ इसका यहां पर कि अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे जनरली तौर पर तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अगर सेविंग्स करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इस आधार पर देखो यहां पर कि अगर हम सेविंग करते हैं तो ये लीकेज करेगा, इकोनॉमी का साइज छोटा होगा। अगर इंसान बचत करने लगेगा तो आगे खर्च नहीं करेगा। टैक्स लगा देंगे तो भी इंसान का खर्चा होना कम हो जाएगा। इंपोर्ट करेंगे तो भी इकोनॉमी कम हो जाएगी। सवाल पूछा इकोनॉमी बढ़ेगी किससे, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके साइज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे सर, एक्सपोर्ट अगर करते तो उससे बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में जो उत्पादन के कारक का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं। देखो, जो उत्पादन है और उसके जो कारक हमारे पास हैं, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि हमें चार चीजों का इस्तेमाल करना होता है। लैंड यानी भूमि, पूंजी कैपिटल, लेबर श्रम, और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी जो रिस्क लेता है। तो यहां पर आप कहोगे कि सर मनी का इस्तेमाल नहीं होता। देखो, मनी का मतलब टोटल पैसे से होता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, ये मनी है। मैंने इसमें से 50,000 रुपए बिजनेस में लगा दिए, वो कैपिटल है। तो उत्पादन में कैपिटल टर्म इस्तेमाल होगी, मनी इस्तेमाल नहीं होगी। तो यानी एक ए, यानी यहां पर ऑप्शन जो थोड़े गड़बड़ हो गए, याद रखिएगा, 1, 2, 3 और 4 और 5,
1, 2, 4 और 5 होंगे, क्योंकि ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, इस आधार पर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो थोड़ा वो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं भाई। मेन बात है कि मनी नहीं होगी, कैपिटल होगी। किसी भी देश में सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी का क्या मतलब है? देखो, किसी देश में ना अलग अलग प्रकार की कई पूंजियां होती है। जैसे एक इंसान का टैलेंटेड होना, स्किल्ड होना, पढ़ा लिखा होना, ये मानव पूंजी कहलाती है। एक इंसान, दो लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, भाईचारा होना, यह सामाजिक पूंजी कहलाती है, लोगों पर विश्वास होना। जब हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल, वो एक्चुअल में मनी को कहते हैं, वो पैसे को कहते हैं कि कौन कितना अमीर है, वो उसको फाइनेंशियल स्ट्रांग है। इसी तरह से हम लोग कई सारे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जो प्राकृतिक तौर पर हमें मिले हुए हमारे देश को, वो प्राकृतिक संसाधन हमारी प्राकृतिक पूंजी बन जाते हैं। तो याद रखना, इसमें जब हम लेवल ऑफ ट्रस्ट और हार्मनी की बात करते हैं, लोगों में विश्वास और भरोसे की बात करते हैं, वो सामाजिक पूंजी है, जो मुख्यतः गांव में तो मिलती है लेकिन शहरों में नहीं मिलती। निम्नलिखित में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सी एक विशेषता नहीं है? जब भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, भारतीय अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर आधारित है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ काफी हाई हो चुकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी बनी हुई है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में अधिक असमानता भी है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, भारत जो है यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यह विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कौन सा ए विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? देखो, आर्थिक निर्धारक का अर्थ पता होना चाहिए और अनार्थिक का अर्थ पता होना चाहिए। आर्थिक कहते हैं जब कोई मनी से रिलेट करता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका संबंध धन के साथ होता है, संपत्ति के साथ होता है, हम उसको इकोनॉमिक कह देते हैं, हम उसको आर्थिक कह देते हैं। और जो मनी या धन से संबंध नहीं रखता, उसको अनार्थिक कहा जाता है। यानी कोई भी तत्व हो, अगर आप उसमें आर्थिक अनार्थिक के बारे में बात कर रहे हो तो ये माइंड में होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स हो, प्राकृतिक संसाधन हो, तो उसकी भी एक पूंजी, एक वैल्यू हो सकती है। मानव संसाधन है तो उसकी भी एक वैल्यू हो सकती है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, उसकी भी अपनी एक कीमत होती है। लेकिन किसी पर विश्वास करना, चाहे वो कोई भी हो, परिवार का कोई सदस्य हो, कोई स्पेशल हो, कोई सरकार हो, किसी पे भी विश्वास करना, विश्वास का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये अनार्थिक है, आर्थिक नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सरकार का वृहत आर्थिक उद्देश्य नहीं है? मतलब कहने का मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं, कौन सा माइक्रो है ये पूछा जा रहा है। इनमें कौन सा सरकार की माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा? तो भाई याद रखना, जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो ये मैक्रो हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे ये मैक्रो में जाएगा, जब एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे ये मैक्रो में जाएगा। लेकिन जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस की बात करेंगे, कीमत की बात करेंगे, तो चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, कीमत हमेशा एक को रिप्रेजेंट करती है। कीमत उस वस्तु की रिप्रेजेंट होती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत रिप्रेजेंट होती है। तो कीमत का होना हमेशा एक को दर्शाता है। कृषि में सबसे अधिक लोगों के काम करने के पीछे क्या कारण है? भारतीय, आप देखेंगे कि सर कृषि की बात कर रहे हैं, भारत में मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो कृषि में लगी हुई है। और उसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि लोग क्या कृषि छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि वहां उनको ज्यादा अच्छी कमाई हो रही है, इसलिए कि पॉलिटिकली प्रेशर बना है कि नहीं करना ही पड़ेगा। क्या वो बंधुआ मजदूर है, उनसे करवाया जा रहा है जबरदस्ती? आप कहोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये है, अगर वो खेती नहीं करे तो क्या करें फिर? क्योंकि अगर वो सारे लोग खेती करना छोड़ देंगे तो फिर दूसरी जगह कहां जाएंगे? सारे लोग अगर खेती करना छोड़ देंगे तो दूसरी जगह कहां जाएंगे? इसलिए आपको याद रखना है कि अन्य क्षेत्र जो है उसमें अभी रोजगार के इतने अवसर नहीं है कि वो सब लोगों को एब्जॉर्ब कर ले। याद रखिएगा, तो अन्य क्षेत्र जो है बेसिकली वहां पर इसकी आपको कमी नजर आती है, इसलिए लोग खेती में ही लगे हुए हैं। कौन सी गतिविधि को गोल्ड कॉलर माना जाता है? देखो, हमारे पास कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अब इसमें से गोल्ड कॉलर मानने का अर्थ क्या है? देखो, जो कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, प्राथमिक में काम करता है, उसको हमने कहा है सर वो
होता है रेड कॉलर। जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने में काम करता है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, यानी कि उसको ब्लू कॉलर कहते हैं। जो सेवाओं में काम करता है उसको टर्शरी सेक्टर में रखते हैं, यानी उसको व्हाइट सेक्टर, व्हाइट कॉलर कहते हैं। जो फोर्थ होता है उसको भी जनरली व्हाइट का ही पार्ट मानते हैं। और जो पांचवा होता है जिसे क्वेनरी कहा जाता है, जो पश्चिम कहलाता है, याद रखिएगा, वो जो पंचम होने वाला है, क्वेनरी होने वाला है, जिसको हम यहां पर पंचम यानी क्वेनरी कहेंगे, वो बेसिक तौर पर क्या होगा सर, उसको गोल्ड कॉलर, क्योंकि उसमें वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, वो गोल्ड कॉलर बनता है। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या का होने का मतलब क्या है? देखो, अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्याएं तीन हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। और तीनों की वजह यह है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से पूरा करना होता है, इसीलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। और यही वजह है कि हमारी दुर्लभ संसाधनों के कारण हमारी केंद्रीय समस्याएं का सर्जन होता है। कोई अर्थव्यवस्था संसाधनों का कुशलतापूर्वक उत्पादन करने में कब सफल होती है, यानी हम कहते हैं एफिशिएंट तरीके से उनको यूटिलाइज करना हो, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ सर, हमें कुशलतम करने का मतलब है कि हम उसको कम से कम बर्बाद करें, हम उसको कम से कम वेस्टेज करें, यानी संसाधनों की कॉस्ट कम हो, रिटर्न बड़ा मिले हमें, ये एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है। तो संसाधनों को जब बर्बाद किए बिना वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सेवाओं का, तब उसे क्या कहा जाता है, याद रखना, उसे कुशलतम उपयोग करना कहलाता है। दुर्लभता का या कमी का नियम का मतलब क्या है? देखो, मैंने कहा हमारे संसाधन कम है, कमी का मतलब, दुर्लभ होने का मतलब है संसाधनों का पीछे होना, संसाधनों का कम होना, और उसके मुकाबले इच्छाएं जो है उनका असीमित होना। इसी बात को याद रखो, और ये हर अर्थव्यवस्था में होगा। ये पूंजीवाद में होगा, समाजवाद में होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होगा, हर जगह पर होगा। इसी को दुर्लभता कहते हैं। अभाव की स्थिति क्या होती है? अभाव की, मैंने बताया दुर्लभता की स्थिति या अभाव की स्थिति कहते हैं जिसे। तो मेरे दोस्त याद रखो सर, अभाव की स्थिति यह है कि हमारे पास कमी है। किस बात की कमी है? आपने कहा सर हमारे पास इच्छाओं को पूरा करने वाले संसाधनों की कमी है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र में किसकी बात की जाती है? अर्थशास्त्र का संबंध किससे हो सकता है? याद करो, तो मैंने बताया अर्थशास्त्र जो है वो मुख्य तौर पर इस बात की बात करता है, इस बात को रिजॉल्व करता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, अपनी दुर्लभता की समस्या को दूर करने के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करें, कैसे चॉइस करें, अपने किन ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करें, किन को छोड़ दें। याद रखना, दुर्लभता के कारण विकल्प को चुनना, ये जो होता है हमारा, इसी का अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र में। इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स की तैयारी को और बेहतर करना चाहते ही हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए और या फिर आने वाले टीआरई 4 के लिए, इसके लिए एक लाइव प्रैक्टिस बैच हमारा अवेलेबल है कैरियरविल ऐप पर। आपको इसको डाउनलोड करना है कैरियरविल ऐप पर, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। लाइव क्लासेस के अंदर जाकर बीपीएससी टीआरई 3 इकोनॉमिक्स 11th और 12th के लिए जो बैच अवेलेबल है उसको ज्वाइन करना है। जस्ट 999 रुपीज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसमें लाइव प्रैक्टिस क्लास होगी और साथ में सारे कंसेप्ट की क्लासेस का वीडियो यानी कि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्डेड भी देख ले और लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ में। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसको गणित विज्ञान भी कहा जाता है? देखो, गणित का मतलब उसकी आलोचना करने के लिए होता है, और ये इसलिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र में ज्यादातर जो डिसीजन होते हैं, ज्यादातर जो बात की गई होती है वो मनी से रिलेटेड चीजों की होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब ही मनी से होता है, धन या संपत्ति से होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण की बात ना करके एक सिंगल यानी मनी रिलेटेड चीजों की ही बात की गई है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र में समाज का, देश का, राज्य का, किसी विशेष वर्ग का, सबकी बात होती है, लेकिन उन सभी का जिक्र होता है जो मनी से रिलेट करते हैं।
तो मुख्य अगर बात की जाए, प्रारंभिक तौर पर बात की जाए, तो इसका संबंध मनी से होता है। निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप है? गैर आर्थिक क्रियाकलाप है, बताइए भाई। तो मेरे भाई याद रखिएगा, देखो जब हम बात कर रहे हैं सर, इसमें एक अध्यापक का स्कूल में पढ़ाना, एक माली का बगीचे में काम करना, एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क कराना, और एक डॉक्टर अस्पताल में। तो जब एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क करा रही है सर, तो वो अनार्थिक नहीं होगा, क्योंकि वो आर्थिक नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्यों, बताइए। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होने की वजह क्या है, इसमें क्यों यह समस्या उत्पन्न होती है? अब क्या कहोगे, देखो यहां पर आप कहोगे क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेट यूज होते हैं, इसीलिए से हमें चुनना पड़ता है कि हम किसे सिलेक्ट करें और किसे सेक्रीफाइस करें। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या किससे रिलेट करती है, बताइए भाई। देखो अर्थशास्त्र में मैंने कहा एक ही बात याद रखो, संसाधनों की कमी है और इच्छाएं असीमित हैं। इसका मतलब हमेशा चॉइस करना, डिसीजन लेना जो होगा, वो हमारे पास चॉइस मेकिंग होगी सबसे बड़ी समस्या के रूप में। पहली बार किसने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, याद रखो। देखो व्यष्टि मैंने कहा छोटे के लिए होता है, इसके फादर अल्फ्रेड मार्शल कहलाते हैं। जो समष्टि होता है वो बड़े के लिए होता है, इसके जो फादर हैं हमारे वो कहलाते हैं जेएम कीन्स। लेकिन जो दोनों के फादर यानी इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं। इन शब्दों का प्रयोग जिसने किया पहली बार वो रेगनर फ्रिश है। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट माना जाता है, राजा माना जाता है, भगवान माना जाता है, संप्रभुता की बात की जाती है ग्राहक के लिए? तो ग्राहक को इतनी बड़ी वैल्यू को देने के मतलब यह हुआ सर कि ग्राहक को मानने का है यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर ग्राहक को राजा यानी कि सम्राट माना जाता है। अर्थव्यवस्था साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, इकोनॉमिक रिमेन न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ये बात एक तथ्य कहा गया है, एक स्टेटमेंट बोली गई है, किसके द्वारा? तो हमारे पास बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में से एक है रॉबिन्सन, उन्होंने इस बात को कहा है यहां पर। अगला और आखिरी सवाल है, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है ये मानव जीवन के क्या एक अध्ययन है, जीवन के, उसके व्यापार में, जीवन का जो चक्र है उसके जीवन का, उसके बारे में एक अध्ययन है, मानव जीवन के बारे में। और ये बात कही गई अल्फ्रेड मार्शल, जिन्हें मैंने फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही है, और लगातार मैं ये क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी तैयारी फ्री के लिए। और इसके अलावा भी मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं। अगर आप बिहार का जाति सर्वेक्षण 2023 देखना चाहते हैं, बिहार बजट 2024 देखना चाहते हैं, बिहार की जनगणना 2011 पर आधारित इस टीआरई 3 और टीआरई 4 के सवालों को करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको इसी चैनल पर अवेलेबल है। जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सारी क्लासेस कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स के टीचर बनना 11th 12th के लिए, तो कैरियर विल ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।